हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, ये वेक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है, क्या इसकी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है, आओ सुने और समझें। बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का देखो मतलब क्या है। इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब है? स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, है ना। वेक्टर को तोड़ना किसमें? into its component, into its component, into its components, है ना। अब ये कंपोनेंट कहाँ होंगे बच्चों? ये कंपोनेंट होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कहाँ होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बस यही मतलब होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। मतलब किसी वेक्टर को मैं तोड़ूंगा किसमें? उसके कंपोनेंट्स में। और ये कंपोनेंट्स कहाँ होंगे? ये होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और जनरली बच्चों, ये जनरली नहीं, हमेशा ही ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी उसमें से एक होगा एक्स एक्सिस, हाँ, और एक होगा वाई एक्सिस, है ना। बस यही है आज का खेल, इतना ही हमें सीखना है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखो क्या होता है। तो अब किस तरीके से आप इसकी स्प्लिटिंग करोगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है। सपोज करो एक वेक्टर ए है ना। अब होता क्या है ना, देखो ये वेक्टर जो है वो x में भी काम कर रहा है, या इसका इम्पैक्ट x में भी है और y में भी है। तो एक्चुअली हम ये देखना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट x में कितना है और y में कितना है। इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना एक्सिस डिफाइन करूँगा। तो जब भी आप वेक्टर की स्टडी करो या वेक्टर की स्प्लिटिंग करने वाले होते हो तो सबसे पहले डिफाइंड होते हैं एक्सिस। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये है एक्स एक्सिस, जनरली ये ग्राउंड होता है, और इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। तो इसको माना एक्स एक्सिस और इसको माना वाई एक्सिस। और ये जो ए वेक्टर है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। अब इस वेक्टर को मुझे स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट। अब स्प्लिट क्यों करना है? सबसे पहली बात तो भाई स्प्लिट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है बच्चों? इस वेक्टर को स्प्लिटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, इस वेक्टर को तोड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन कितना है और इसका इम्पैक्ट अलोंग द वाई डायरेक्शन कितना है। या फिर यूँ कहूँ कि इस वेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक्स के अलोंग कितना है और इसका कंट्रीब्यूशन वाई के अलोंग कितना है। बस इसी स्टडी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे सपोज करो कि इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, इसको हमने बोल दिया ए एक्स, है ना। और उसी तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन या इसका इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में कितना है, इसको हमने बोल दिया ए वाई। बताओ पहली चीज़ समझ में आई, है ना? अरे वाह, है ना, बड़ा अच्छा बन गया। तो इस ए का कंट्रीब्यूशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन और इस ए का कंट्रीब्यूशन अलोंग द वाई डायरेक्शन कितना होगा। बस अगर हमें पता लग जाए कि ये एक्स में कितना काम कर रहा है और वाई में कितना काम कर रहा है, फिर उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली बच्चों ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है, हम 1D में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई भी चीज़ एक्स में और वाई में मूव करे, है ना। अब लेकिन कर रही है तो कर रही है, तो हम इसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं एक्स में कितना है और वाई में कितना है। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। मान लो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। अब इस सिचुएशन में इस वेक्टर ए को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों वो कुछ ऐसी होगी। वेक्टर ए इज इक्वल टू कितने के बराबर? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बच्चों ये होती है इसकी वेक्टर नोटेशन या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब सवाल ये है कि ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा। आओ समझते हैं ए एक्स और ए वाई को। बच्चों अगर मैं ए एक्स की बात करूं तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप देखो तो ये है आपका वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वेक्टर ए के बेसिस पे ये ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए आपको फिर याद आ गया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री याद आई होगी। अब मुझे रिलेट करना है इसको इससे, तो इसका मतलब अगर मैं इन दो साइड को रिलेट करना चाहूँ ये मानते हुए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, तो इनको रिलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है हम क्या रिलेट करें, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। इस एंगल के बेस पे ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो आपको याद आ गया होगा तुरंत फटाक से क्या? कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? बेस मतलब ए एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज। बच्चों क्योंकि हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, देखो किसी भी वेक्टर के लिए ये होता है इसका डायरेक्शन और ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब इस वेक्टर ए की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, ए आएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आएगा। आप चाहो तो दो डंडे भी लगा दो, अब क्योंकि आप इतना जान चुके हो तो दो डंडे की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ से ए एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। बच्चों ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ से बच्चों ए एक्स डिफाइंड हो गया। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं ये जो ए वाई है, ये ए वाई कितना होगा, तब इस ए वाई को इस ए वाई की पैरेलल शिफ्टिंग मानते हुए तो बच्चों ये भी क्या रहा होगा, इसका ए वाई रहा होगा। अब मैं पूछूं ए वाई कितना होगा, तो आपको याद आ गया होगा कि मुझे ए को ए वाई से रिलेट करना है ना। इस ए को अगर ए वाई से रिलेट करेंगे, ये अगर एंगल थीटा है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेन्यूस, तो बन आ जाएगा आपका साइन ऑफ एंगल थीटा। मतलब इन दो को रिलेट करूंगा मैं साइन थीटा से, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब ए वाई इंटू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ए वाई ओवर ए। याद रखना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं ए वाई निकालूं तो ए वाई की वैल्यू आएगी ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। बस इतना ही करना होता है। तो इसका मतलब यहाँ से दो बातें पता लग गई कि अगर कोई वेक्टर ए दे रखा है जिसका अब इसका इम्पैक्ट एक्स में कितना है, तो मैं कहूँगा एक्स में है ए एक्स जो कितने के बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर, और इसका इम्पैक्ट वाई में कितना है, तो वाई में है ए साइन थीटा के बराबर। बताओ बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ से बारी आती है इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की। तो बच्चों अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ तो इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, तो मैग्नीट्यूड जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे फिर वेक्टर नोटेशन नहीं होता है। अगर वेक्टर नोटेशन लगा रखा है तो बगल में फिर ये बांस के दो डंडे खड़े कर दो, है ना, इस तरीके से। तो मतलब हम अब इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ए एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आई, ए एक्स की वैल्यू आई कितने के बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर विथ आई कैप, प्लस मैं पूछूं ए वाई कितना आया, तो ए वाई आया आपका ए साइन थीटा जे कैप, है ना। आप कह रहे हो कि सर आप तो बात कर रहे हो मैग्नीट्यूड की और यहाँ पे आपने आई और जे लगा दी। बच्चों अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्या कहानी है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा है और वाई कंपोनेंट कितना है, ए साइन थीटा। मैं जरा इस मैग्नीट्यूड को हटा देता हूँ क्योंकि अभी भी मैं वेक्टर नोटेशन पे ही हूँ, मतलब आई और जे जब तक लगा रखे हैं तब तक सिर्फ वेक्टर की ही बात चल रही है। तो ये हो गया बच्चों इस वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है इन वेक्टर फॉर्म में। अब बात आती है इसके मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड आप जानते ही हो, ये होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। जरा मैं ये पुट करता हूँ, ये आएगा ए कॉस थीटा ए एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ए वाई का स्क्वायर। तो ए वाई कितना है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस मैं आपको ये वेरिफिकेशन कराना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, है ना। तो देखो इसको आप देखो जरा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो बनेगा ए, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आप 10 क्लास से पढ़ते हुए आए हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। तो फाइनली आपको मिला क्या, आपको मिला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, ए के बराबर। बच्चों ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेरिफिकेशन मैंने आपको दिखा रखा है, बाकी इसका कोई खास लेना देना नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बता रखा है कि ये बात और ये बात मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है ना। तो फाइनली जो ए आ रखा है ये सिर्फ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, जरा रिकॉल कर रहे हैं, ये अगर वेक्टर ए दे रखा है तो इसको इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करा, एक आया ए एक्स और एक आया ए वाई। ऐसा करा क्यों, हम देखना चाहते हैं कि इस वेक्टर ए का इम्पैक्ट एक्स के अलोंग कितना है और वाई के अलोंग कितना है। तो हमने देखा जो इसका ए एक्स होगा वो एक्चुअली कितने के बराबर होगा, ए कॉस थीटा के बराबर होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। वहीं जो इसका ए वाई कंपोनेंट होगा या वाई डायरेक्शन में जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ए साइन थीटा के बराबर होगा। फिर अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हो गया इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और ये हो गया इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। फिर एक छोटा सा वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे करा रखा है ना, ये ऐसा आया क्यों या ऐसा जो भी कर रखा है ये सही है या नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये और ये इसके वेक्टर नोटेशन हो गए। फिर यहाँ से नीचे मैंने इसका क्या करा दिया है, एक छोटा सा वेरिफिकेशन करा दिया है ताकि जो बताया वो सही है ना। तो ये हो गया एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने कराया है। अब जरा इसकी जरा एक प्रैक्टिकल फीलिंग लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करें फिर आगे बढ़ें। तो आगे बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट की, है ना, कहाँ यूज़ हो सकता है ये फिजिक्स में, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। बहुत जगह देखने को ये आपको मिलेगा, जहाँ भी वेक्टर एक्स में और वाई में दोनों जगह काम कर रहा होगा या इस टाइप की कहीं आपको सिचुएशन मिलेगी, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ जो आपको आने वाले कुछ समय में देखना ही देखना है। मान लो
मान लो यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को, मान लो ये x है, ये y है, और ये रहा आपको वो पार्टिकल, है ना। इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपका वो पार्टिकल है जो ओरिजिन पे है ना। अच्छा, ओरिजिन कुछ नहीं होता, ओरिजिन ये डिफाइंड होता है जहाँ से भी आप चीज़ों को देख रहे हो, जहाँ से भी आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो या कुछ परफॉर्म कर रहे हो, उसी को ओरिजिन मान लिया जाता है। उसी के बेस पे आपके एक्स और वाई डिफाइंड होते हैं। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि अगर यही एक्स है यही वाई है, एक्स ऐसे हो गया तो फिर वाई ऐसे भी हो सकता है ना, आगे देखेंगे इसको। खैर, और मुद्दे पे आते हैं बच्चों। मान लो ये कोई पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को आपने फ़र्ज़ करो कि आपने इसको u स्पीड से इस तरीके से इंक्लाइन किया। बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D का एग्जांपल है, आगे जाके देखना है आपने। अब मान लो आपने इस बॉडी को या इस पार्टिकल को u स्पीड से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। अब ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में मैं ये देखना चाहता हूँ, जब मैं इस बॉडी को या इस पार्टिकल को u स्पीड से या u वेलोसिटी से, है ना, u वेलोसिटी से इस तरीके से प्रोजेक्ट करूँगा जो थीटा डिग्री एंगल बना रही होगी x एक्सिस के साथ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस स्पीड से ये पार्टिकल आगे कितना जाएगा और ऊपर कितना जाएगा। तो अब ऐसा करने के लिए या ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस u को इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये आगे किस स्पीड से जाएगा। तो बच्चों ये आगे जाएगा ux की स्पीड से, और ये ऊपर की तरफ को जाएगा uy की स्पीड से, है ना। आगे इसका होगा क्या, ये कुछ इस टाइप का मोशन करेगा। खैर हमें इसके मोशन में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, ये हम आगे जाके सीखेंगे ही। तो अगर मैं इस u को वेक्टोरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ या इस वेलोसिटी को वेक्टोरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं कहूँगा इट इज़ ux i कैप प्लस uy j कैप, है ना। फर्दर मैं अगर आगे बढ़ूँ तो ux मैं अब जान चुका हूँ, ux कितना होता है, u cos थीटा होता है विथ i कैप, प्लस uy कितना होता है, ये होता है u sin थीटा j कैप। अच्छा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जहाँ थीटा होगा वहीं कॉस आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का देखो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल यहाँ से भी हो सकता है, तो चीज़ें उल्ट पुल्ट भी हो सकती हैं। जैसे मान लो मैं थीटा इसकी जगह पे यहाँ से अगर सारी बातों को डिस्कस करूँगा आपसे, तो जो एंड रिजल्ट आएगा ना बच्चों, एंड रिजल्ट सेम ही आएगा। तो एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो खैर क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें दिख रही हैं कि x से थीटा डिग्री एंगल मारा तो ये ux हो गया, तो ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया। ये ऐसा नहीं है कि अगर x में है तो u cos थीटा ही होगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। बस आपकी इच्छा है, आप जैसा लेना चाहो, है ना, जैसा लेना चाहो। अगर एक जगह पे u cos थीटा ले लिया है तो उसके परपेंडिकुलर को आपने u sin थीटा मानना है। और ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन और कॉस दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक बात फिक्स कर लो, जहाँ आपको थीटा दिख रहा है वहाँ u cos थीटा लेने की एक हैबिट सी डाल लो। बाकी आप साइन के संग भी करोगे तो एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता ना करें, ठीक। अच्छा, तब मुद्दे पे आते हैं। तो अगर मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रखा है इस एंगल पे, तो इस वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टोरली रिप्रेजेंट करूँ तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात सीखने की ये है कि जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, ux वाला कंपोनेंट, ये बताएगा कि ये वेलोसिटी या ये बॉडी आगे कितने की स्पीड से जाएगी, और ये वाला कंपोनेंट बताएगा कि ये ऊपर की तरफ को कितने की स्पीड से जाएगी, है ना, फायदे का सौदा। तो इसकी इंडिविजुअल जब हम स्टडी कर रहे होते हैं या फिर इस वेक्टर की या किसी वेक्टर की जब हम x और y में स्टडी कर रहे होते हैं, इसी को हमने बोला क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ इसी में ही, है ना। देखो क्या है कहानी, रिजोल्यूशन का एक और तरीके से भी समझा जा सकता है रिजोल्यूशन को। अभी तक आपने देखा था ना ऐसा कुछ देखा था जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेते, उसमें एक सिचुएशन आपने देखी थी। क्या देखी थी, आपने देखा था मान लो कोई वेक्टर a है ना, और कोई वेक्टर b है, और इनके बीच कुछ एंगल थीटा है। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इस सिचुएशन में इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो बच्चों ये इसका रिजल्टेंट हुआ करता था। ऐसे करके हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाया करते थे, है ना। और इस r को हम कितना लिखते थे, इस r को हम लिखते थे वेक्टर a प्लस वेक्टर b, है ना, विथ i कैप एंड j कैप लिखा करते थे। फर्दर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाला करते थे, तो मैग्नीट्यूड होता था इसका कितने के बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हुआ करता था। आपको याद आया होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ये देखा था। अब इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो तो जब दो वेक्टर थे तो ये इसका एडिशन आया, है ना, ये इसका रिजल्टेंट आया, सॉरी, जब दो वेक्टर्स थे a और b, तो मैंने आपसे पूछा
कि ये वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर कुछ नहीं है, ये ए और वेक्टर का, ए और बी का वेक्टर सम है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस ए और बी का अगर वेक्टर सम या फिर रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसके रेस्पेक्टिवली बिल्कुल अब उल्टी बात कर रहे हैं रिजोल्यूशन में। मतलब अभी तक ये दो वेक्टर हुआ करते थे और ये इसका रिजल्टेंट हुआ था, अब ये रिजल्टेंट है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो देखा जाए जरा समझो फिर, अभी तक ये चीज़ें होती थी और ये इसका नेट हुआ करता था, नेट रिजल्टेंट हुआ करता था। अब रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है, आपको एक्चुअली नेट दे रखा है, नेट इम्पैक्ट दे रखा है, और हम देखना चाहते हैं कि जब टूटेगा तो x में कितना होगा और y में कितना होगा। और इस बात को हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे अगर थीटा मैं आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री दे दूँ, तो उस समय इसका मतलब a और b एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और थीटा 90 होने की वजह से, थीटा का 90 होने की वजह से ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इस r की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, √a² प्लस b² के बराबर आएगी, और वही होता है इसका मैग्नीट्यूड। और ऐसी ही कहानी अभी हमने वेक्टर ए के टर्म्स में भी समझी थी। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो u है, ये अगर ये ux है, ये uy है, u को छोड़ दो, ये ux है और uy है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैं आपसे पूछूं इसका नेट कितना होगा, तो इसका नेट होगा कितने के बराबर, इसका नेट होगा कितने के बराबर, √ux² प्लस uy का स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट है ना। तो खैर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा ध्यान से मैच करने की कोशिश करना। अब आते हैं हम अगली चीज़ में। बच्चों नेक्स्ट होता है, रिजोल्यूशन तो हमने सीख लिया, अब बात करते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन की। तो मान लो मैंने आपसे अभी दिया था, ये वेक्टर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था, दिस इज योर वेक्टर ए, और ये कुछ थीटा डिग्री एंगल बना था एक्स एक्सिस से। अब मैं जानना चाहता हूँ ये जो भी वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन के लिए आपको याद आया होगा, डायरेक्शन जब भी निकालना होता है तो हम बात करते हैं tan थीटा की। तो यहाँ से जो tan थीटा आएगा, तो tan थीटा कितने के बराबर होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका ए वाई, है ना, दैट इज ए वाई ओवर इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ए एक्स। क्लियर हुआ। अब मान लो इस थीटा की जगह पे आपको ये वाला बीटा दिया होता, अब क्या होता, कुछ नहीं होता, वही लगाएंगे जो सीखा है। यहाँ से आप tan बीटा निकाल लो, तो अगर मैं tan बीटा निकालता तो ये बनता परपेंडिकुलर, और ये कहलाता इस बार ए एक्स, और ये ए एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस बनता है इसका इस बार ए वाई। बस समझने वाली बात है, इन दोनों में से एक को आप कॉपी कर सकते हैं या एक को आप समझ सकते हैं। तो जब आप थीटा के रेस्पेक्टिवली निकाल रहे हो तो हमने वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट लिखा, वहीं जब हमने बीटा के रेस्पेक्ट में लिखा तो फिर हमने एक्स कंपोनेंट ओवर वाई कंपोनेंट लिखा है। तो बात वही है ना, बात वही है, बस सोचने का नज़रिया थोड़ा बदल गया, पहले थीटा से देखा और फिर बीटा से देखा। खैर ओवरऑल चीज़ें एक ही हैं, है ना। तो ये हो गई हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं और समय हो गया है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है, जरा उसको समझना। दो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर रखे हुए हैं और यहीं से हम कहानी को फिर आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक वेक्टर दे रखा है ए और ये दे रखा है 3i + 4j। अब मान लो मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है √ इसका जो भी ax कंपोनेंट रहा होगा उसका स्क्वायर प्लस इसका जो भी कंपोनेंट रहा होगा y डायरेक्शन में इसका स्क्वायर। अब इसकी शक्ल देख के आपको याद आया होगा, क्योंकि ये i है और i दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर i कैप दिखा रहा है इसका डायरेक्शन अलोंग दी x, और j दिखा रहा है इसका डायरेक्शन अलोंग दी y। तो बस वैल्यूज को यहाँ पे धर दो, ये आएगा 3 का स्क्वायर और ये आएगा 4 का स्क्वायर, 16 और 9 मिलके बनेंगे 25, बाहर आएगा 5। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो खैर ये बात तो खैर आप मेरे ख्याल से इस लेक्चर से पहले भी जानते थे। हमें जरा यहाँ पे कुछ और सीखना है, क्योंकि रिजोल्यूशन पढ़ लें तो कुछ चटपटा टाइप का तो होना चाहिए ना। जैसे ये हो गया x, ये हो गया y, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। बच्चों मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, जब भी आप रिजोल्यूशन पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, तो पहली बार हमेशा इसको ग्राफ से सीखें। ये ग्राफ से सबसे इंटरेस्टिंग होता है और सबसे मज़ेदार होता है और आगे जाके बड़ा हेल्पफुल भी होता है। देखो क्या है कहानी,
ये एक वेक्टर आपको दे रखा था, इसको तो आप कर ही लोगे, इसको हम जरा पिक्चर से बाहर करते हैं थोड़ी देर। ये आपको एक वेक्टर दे रखा था। अब ये वेक्टर का ये है एक्स कंपोनेंट और पॉजिटिव है, इसका मतलब इस वेक्टर ए का ये रहा होगा एक्स कंपोनेंट और ये है 3। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो ये 3 है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये 3 है। और जे डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन पूरा ये जे डायरेक्शन होता है, अगर ये आई है तो ये जे है और जे में है ये +4, मतलब ऊपर की तरफ को रहा होगा ये 4। आप ऐसा एज्यूम करो इस वेक्टर ए का एक इम्पैक्ट है 3 और एक इम्पैक्ट है 4, या ऐसा सोचो कि एक्स में 3 काम कर रहा है और वाई में साइमल्टेनियसली 4 काम कर रहा है, तो इसका नेट कितना हुआ? तो नेट कुछ इसका ऐसे करके आएगा, देखो ना, ये 3 इधर की तरफ को, 4 इधर की तरफ को, तो जो नेट आएगा वो कैसे आना चाहिए? कुछ इधर की तरफ को आना चाहिए। अब जो नेट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम वेक्टर वेक्टर खेलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये 3 है, इसको अगर 3 मान लिया जाए इस लेंथ को, तो फिर ये लेंथ कितनी रही होगी? ये लेंथ रही होगी 4। अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो ऑब्वियस है उस सिचुएशन में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बनता है। तो इसको आप अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो ये 5 के बराबर आएगा। अब कोई पूछे इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन मैं एक्स से निकालना चाह रहा हूँ। अब मेरी इच्छा है मैं एक्स से निकालूँ या वाई से निकालूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरे हाथ में है। तो मान लो मैं इसका डायरेक्शन एक्स से निकालना चाहता हूँ, तो जब मैं इसका डायरेक्शन एक्स से निकालूंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा tan थीटा, और tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर, मतलब 4 ओवर बेस। कितना आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना। अब क्योंकि ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा? हाँ, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है। तो उस समय जो थीटा आया होगा ये आया होगा 53 डिग्री, है ना। अब आप कहोगे सर एक काम करो ना, यहाँ से एंगल लेके दिखाओ, तो बच्चों यहाँ से भी ले लेते हैं। मान लो ये एंगल आपका बीटा बन रहा है ना, ये एंगल कितना है? बीटा। ये 5 है, इसका एंगल को हमने बीटा माना। अब यहाँ से सारी बातों को सोचते हैं, तो अगर मैं पूछूं tan बीटा कितना होगा, तो tan बीटा होगा, फिर उसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा और यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल आपको देखना पड़ेगा। तो अगर ये tan बीटा यहाँ से निकालना है तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये लेंथ बराबर होगी 3 के, मतलब ये आएगा 3, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा इसका बेस। तो यहाँ से अब आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखो इस तरीके से, ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस समय ये परपेंडिकुलर मतलब 3 और ये बनेगा इसका बेस, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर? 4 के बराबर। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो आंसर आएगा 3/4। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होता क्योंकि आपको एंगल बताना पड़ता है यहाँ पे। तो अगर ये 3/4 है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो उस समय जो ये एंगल रहेगा वो कितने के बराबर आएगा? 37 डिग्री के बराबर रहेगा। अब आप कहोगे दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, भाई दोनों आंसर अलग अलग आएंगे ही क्योंकि दोनों एंगल भी क्या हैं? अलग अलग हैं, है ना। दोनों आंसर इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि दोनों एंगल भी क्या हैं? आपके अलग अलग हैं। अब आंसर देने का पैटर्न बदल जाएगा। अगर थीटा 53 डिग्री है, अगर थीटा 53 डिग्री है या 53 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री एंगल बना रहा है। कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब अगर 37 डिग्री आंसर देते हैं तो हम कहेंगे दिस वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, दिस वेक्टर मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बस आंसर देने का तरीका बदल जाएगा, बाकी सोच वही है ना, बस समझने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है? बदल गया है। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो सवाल वही है, आपसे पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड बताएं और इसका डायरेक्शन बताएं, है ना। तो खैर इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत ही आसान है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया इसके -2 का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इट इज 2√3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, ये बनेगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 आएगा 12 प्लस 4 दैट इज 16, बचेगा क्या? 4। तो ये आया आपके वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हम इसका ज़रा ग्राफिकल मेथड पे आते हैं। तो हमेशा पहले ग्राफ से ही इसको डिस्कस भी करना चाहिए। तो मान लो ये आपका वेक्टर बी है, अब इसका इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना है? -2 है। तो इतना आप जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, अगर ये x है तो ये फिर -(x) होता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो x डायरेक्शन में कितना है?
एक्स डायरेक्शन में -2y है, तो इसका मतलब इधर की तरफ को काम कर रहा है इसका ये वाला कंपोनेंट 2। अब यहाँ पे नेगेटिव मत लगाना, मैंने पहले ही बताया था इधर की तरफ को अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो तो इधर की तरफ को नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, शक्ल देखे कोई भी समझ जाएगा ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ये हो गया 2। अब आते हैं इसके जे डायरेक्शन में, क्योंकि जे वाला कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है, और अगर ये पूरा जे है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इस वेक्टर बी का वाई डायरेक्शन में जो इम्पैक्ट है बच्चों वो है 2√3 के बराबर है। तो ये हो गया इसका अगर देखा जाए बी एक्स, और ये हो गया बच्चों इसका बी वाई, है ना। अब जरा खुद का सेंस लगाओ, है ना, खुद का समझ लगाओ जरा। तो ये हो गया इसका वाई वाला कंपोनेंट, ये हो गया इसका एक्स वाला कंपोनेंट। अब ऐसा सपोज करो कि किसी चीज़ पे आप एक फोर्स लगा रहे हो और ये ऊपर इतना काम कर रहा है और इधर इतना काम कर रहा है, तो उसका नेट किधर की तरफ को आएगा, तो बच्चों उसका जो नेट आएगा वो कुछ इधर की तरफ को आना चाहिए, है ना। तो फिर ये रहा होगा इसका नेट, और यही है आपका वो वेक्टर बी। क्लियर हुआ। अब मुझे पता करना है डायरेक्शन, तो ये थोड़ा सा ज़रा बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग होता है, तो चिंता ना करें, सब बताऊंगा मैं आपको। देखो बच्चों, जो जनरल रोटेशन है ना वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होता है, मतलब जब भी हम मैथ्स में फिजिक्स में एंगल की बात करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ को जाते हैं, मतलब एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम जाते हैं वही हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एंगल का। खैर फिलहाल के लिए यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने कहा थीटा छोड़ो, थीटा की जगह पे पकड़ो अल्फा को। तो अगर ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ से कितना बना रहा है अल्फा, हम ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। चिंता ना करें, हम आंसर अपना थीटा में ही देंगे, और आंसर होगा भी एक्चुअली थीटा में ही। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस अल्फा को कैलकुलेट करना है। तो अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। अब कहानी ये है जो इसकी ये वाली लेंथ है, इसका जो इम्पैक्ट, ये वाला इम्पैक्ट है, ये वाला इम्पैक्ट ये 2 के बराबर है। कितने के बराबर? 2 के बराबर। वहीं अगर इसका ये वाला इम्पैक्ट देखें, इस वेक्टर बी का ये वाला इम्पैक्ट देखें तो ये 2√3 है, तो ऊपर की तरफ को कितना है 2√3, तो ये इम्पैक्ट हो गया इसका 2√3 के बराबर। अब मुझे अल्फा डिग्री एंगल अगर मान लो कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब टेन अल्फा कितने के बराबर आएगा? परपेंडिकुलर, मतलब 2√3 ओवर इट्स बेस। बेस कितना हो गया 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, और टेन अल्फा मिला आपको कितने के बराबर? √3 के बराबर। 10th में आपने पढ़ा होगा अगर 10 का एंगल √3 है तो उसका मतलब वो एंगल कितना रहा होगा? बिल्कुल सही याद आया, ये एंगल रहा होगा 60 डिग्री। कितना रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा। अब क्या ये हमारा आंसर है? हाँ ठीक है, ये भी आंसर है, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा, है ना, बोलने का तरीका, सोचने का नजरिया ये बदलेगा बस। अब एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए? जो स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप इस थीटा को कैलकुलेट करो। तो बहुत बच्चों ऑब्वियस है, अगर ये अल्फा है तो ये कितना एंगल कितना रहा होगा? जो ये एंगल रहा होगा 180 माइनस अल्फा के बराबर, और अल्फा कितना आया 60 डिग्री। तो अल्फा की जगह पे आप पुट करोगे 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर? 120 के बराबर। तो अगर अल्फा 60 डिग्री है तो जो थीटा आएगा वो कितने के बराबर आएगा? 120 डिग्री के बराबर आएगा। अब कौन सा सही है? दोनों सही हैं, आंसर दोनों सही हैं, बस बोलने का नजरिया बदलेगा। देखो मैं बोलता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 60 डिग्री कहाँ से कर रहा है? तो अगर मैं आंसर या फिर इसका डायरेक्शन बताऊँ तो मैं 2 आंसर अपने दूंगा। मेरा पहला आंसर होगा डायरेक्शन के लिए, पहला आंसर वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल, वेक्टर बी मेक्स एंगल 60 डिग्री। कहां से? फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बच्चों एक तरीका तो हो गया इसका ये आंसर देने का। अब दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरे तरीके को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ थोड़ा जगह की कमी है, तो इसी तरीके से मैं इसका एक और तरीके से आंसर दे सकता हूँ, डायरेक्शन को बता सकता हूँ। अब मैं अगर इस थीटा के रेस्पेक्टिवली बताऊंगा, अब मैं क्या कहूँगा? वेक्टर बी मेक्स एन एंगल 120 डिग्री।
अब ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है। अब कहाँ से बना रहा है देखो, ये बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किधर की तरफ को, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो जो एक नोटेशन हो गया इसका ये वाला, मैंने इसको थोड़ा ब्लॉक कर दिया है ताकि आपको इजीली मेंशन हो जाए। तो दो तरीके हैं, या तो मैं अल्फा के टर्म्स में दूं, मतलब जब मेरा आंसर 60 डिग्री है ऐसे दे सकता हूं, या मैं थीटा के टर्म्स में दूं। देखो थीटा के टर्म्स में कैसे रखा है, बी मेक्स एन एंगल 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर मुझसे पूछा जाए इसमें से सही कौन सा है, तो सही है बच्चों ये वाला आंसर, मतलब एग्जैक्टली सही कौन सा। आंसर तो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो ये है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। इसको समझें, देखें, ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके फिर देखें। फिर अब बढ़ते हैं आगे, जो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो मान लो आपसे कहता है कि एक फोर्स दे रखा है आपको, और ये दे रखा है 10 न्यूटन का, और ये फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रहा है, और ये एंगल दे रखा है आपको 37 डिग्री का। अब सवाल ये है कि आप इस फोर्स को रिजॉल्व करो इसके कंपोनेंट्स के अलोंग। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, तो इसका इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में देखूँगा कितना होगा एफ एक्स, और फिर देखूँगा वाई डायरेक्शन में, तो ये होगा एफ वाई। मैं एक्चुअली इस फोर्स को वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इस फोर्स का मुझे इम्पैक्ट देखना पड़ेगा एक्स के अलोंग कितना है और वाई के अलोंग कितना है। तो जब मैं इसको वेक्टोरियल लिखूँगा तो मैं ऐसे करके लिखूँगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स विथ आई कैप प्लस एफ वाई विथ जे कैप, है ना। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फोर्स का कंपोनेंट एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, अब ये होगा कितना, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते ही हो एफ एक्स कितना होता है, एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा के बराबर। ध्यान रहे ये सिर्फ वैल्यू के ऊपर बात चले, तो वेक्टर लगे नोटेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ लगाया हमने आई कैप प्लस एफ वाई कितना होता है, मतलब इसका वाई डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये आएगा एफ साइन थीटा के बराबर विद जे कैप। अब क्योंकि ये थीटा 37 डिग्री, तो एफ तो हो गया आपका 10 न्यूटन इनटू कॉस ऑफ एंगल 37 डिग्री विद आई कैप प्लस एफ की जगह पे आया 10, और यहाँ आ गया अगेन साइन 37 डिग्री विद जे कैप। अब कॉस 37 कितना होता है, साइन 37 कितना होता है, ये हमने पहले कई बार डिस्कस कर रखा है। तो अगर ये एंगल 37 है ना, तो उस सिचुएशन में ये होता है 3, ये बचता है 4, और ये रहता है 5। वहीं अगर मान लो ये 53 डिग्री एंगल है, वैसे 53 को यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे दिखा लेते हैं। अगर ये 53 डिग्री, मतलब अगर ये 37 रहा होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो ही गया, तो अब ऐसे ये 37 डिग्री है, तो ये फिर 53 डिग्री रहा होगा। तो अब यहाँ से अगर आप निकालो cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों cos 37 आएगा 4/5। इसको आप वैसे ही याद भी रख लेना। दूसरा है sin 37 डिग्री। अब sin 37 डिग्री कितना होगा 3/5। ये बहुत फेमस वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये आंसर एफ एक्स कितना आएगा इसका 10 इंटू cos 37 बना 4/5 विथ आई कैप प्लस 10 sin 37 बना 3/5 विथ जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये आ गया 8 आई कैप प्लस ये आ गया 6 जे कैप। तो ये हो गया इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आपने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर लिया। मतलब अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है 8, और इसका इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में कितना है 6। ठीक है। फर्दर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही, तो ये आएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 10, है ना। तो खैर करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे ही बस फ्लो में कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक फोर्स दे रखा है, आप उसको इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स में किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, यही हमें यहाँ पे सीखना था। अब आते हैं
इसी के जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको एक वेक्टर दे रखा है ए और ये वेक्टर दिया हुआ है आपको 20 न्यूटन। बच्चों ये जो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना, वेक्टर ए, और मैं कहूँ कि ये वेक्टर ए 20 न्यूटन है, तो एक्चुअली 20 न्यूटन वेक्टर ए नहीं है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है 20 न्यूटन, है ना। ये जो वेक्टर ए है ये तो कुछ रहा होगा, ये तो मुझे अभी रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर ए का अगर मैं 20 न्यूटन कह रहा हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। ये वेक्टर ए नहीं है, ये सिर्फ इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करना। अब इसको वेक्टरली अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये वेक्टर क्योंकि मुझे 20 न्यूटन का दिया हुआ है और यहाँ मेरे ख्याल से कुछ एंगल दे रखा है और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब मैं लिखना चाहता हूँ इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में, या इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं लिखूँगा वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ये होगा जो भी वो बात की बात है, अभी फिलहाल जरा हम ए एक्स और ए वाई पे जरा फोकस करते हैं। तो इसका ए एक्स रहा होगा यहाँ, है ना, और ए वाई रहा होगा यहाँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके इसके ए एक्स और ए वाई आ रहे हैं। तो ये वेक्टर, तो इसका इम्पैक्ट इधर की तरफ को होगा ए एक्स और ऊपर की तरफ को होगा ए वाई। अब मैं जानना चाहता हूँ ए एक्स कितना होगा, तो भैया ए एक्स के लिए हम जानते ही हैं वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ए तो हो गया 20, क्योंकि हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री आपको पता होगा √3/2 होता है, तो ये 20 इंटू √3/2। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये 10√3 आएगा। ये पता लग गया हमें इसका इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना है, मतलब ये चीज़ हम जान चुके हैं कितने के बराबर आई, 10√3 के बराबर आई। अगला काम है हमें ए वाई पता करना है। अब ए वाई कितना होगा, तो ए वाई के लिए फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ए एक्स तो ये ए वाई, तो ए वाई होता कितना है, ए साइन थीटा के बराबर। अब थीटा यहाँ पे हम वही एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, इसको थीटा मानते हुए चल रहे हैं। तो इस समय ए कितना आएगा 20 और साइन ऑफ एंगल बन जाएगा 30। साइन 30 होता है 1/2 इंटू 20। सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 10 के बराबर। अतः इसका इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में कितना है, 10 के बराबर है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अगर मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ तो कैसे करके लिखूंगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स बोले तो 10√3, बहुत बढ़िया, इंटू आई कैप प्लस ए वाई हो गया 10। कहाँ काम कर रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सॉरी जे डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये आएगा जे कैप। अब देखो और बताओ मैंने इसमें क्या गलती कर रखी है ना, इसमें एक छोटी सी मैंने इंटेंशनली गलती कर रखी है। बताओ क्या गलती कर रखी है। हाँ बच्चों, ये जो मैंने ए एक्स लिखा है ये 10√3 लिखा है, ये 10√3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस बार हम बात कर रहे हैं इसका जो एक्स के अलोंग इम्पैक्ट है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये 10√3 लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -10√3। इसलिए मैं कह रहा था जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आगे जाके काइनेमेटिक्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ग्राफिकली जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपको एक्चुअली उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फटाफट डायरेक्शन निकाल दिया तो उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। हाँ, ये उनके लिए अच्छा है जिनको सब चीज़ें पहले से पता, जो वेक्टर्स पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत। जो नए नवेले हैं 11th क्लास में नए गए हुए हैं तो वो फिर कैसी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे इस सिचुएशन में मैंने इंटेंशनली गलती करी थी कि ये 10√3 होगा और यहाँ पे इसको पॉजिटिव रख के अगर मैं छोड़ देता तो ये गलत आंसर माना जाता है ना। मैग्नीट्यूड वाइज तो सब कुछ ओके है, एक एक्स का मैग्नीट्यूड है तो इतना ही, लेकिन वो इस बार नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वेक्टरल रिप्रेजेंटेशन की क्या हो जाती है वहाँ पे, गलत हो जाती। तो फिर इस तरीके से हमने इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दी। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को और कुछ सिचुएशंस पे बच्चों हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नोट करें बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं कुछ सिचुएशंस, है ना। ये सिचुएशन जनरली आपको मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बहुत जगह देखने को मिलेगी। तो इन सिचुएशंस को मैं आपको दिखाता हूँ और इस जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे उनको ज़रा रिलेट करता हूँ ना। मान लो आपको एक सिचुएशन मिली ऐसी, और ये पक्का आपको मिलेगी यहाँ, ये एक्स ये वाई, और मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, ब्लॉक है, बॉल है, जैसा मर्जी मान लो,
और ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये ग्राउंड पे है। एक्सेस को जनरली हम ग्राउंड मान लेते हैं, है ना, ग्राउंड एक्सेस मान लेते हैं। अब इस ब्लॉक में मान लो आपने एक फोर्स लगाया इस तरीके से, ये आप फोर्स लगाया अपना ज़मीन के अंदर से जाके लगाया होगा, जैसे भी लगाया होगा। अच्छा, ग्राउंड एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ ग्राउंड पे ही है। जैसे मान लो ये धरती माता है, जय हो, और इसके ऊपर भी अगर मैं किसी ब्लॉक को रख दूँ, यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है, तो ये ग्राउंड अगर है तो जो ये चीज़ है ये भी ग्राउंड एक्सेस ही मानी जाएगी। अब ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना मुझे अपने टाइम में बहुत कन्फ्यूजन होती थी इन चीज़ों के ऊपर, इसलिए मैं ऐसे करके बता देता हूँ, हालांकि है छोटी सी बात। अब मान लेते हैं ये जो फोर्स है, इस फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 न्यूटन। कितना दे रखा है? 15 न्यूटन दिया हुआ है। और ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ से, ये एंगल दे रखा है आपको, डायरेक्ट सपोज करो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। बस एक सिचुएशन है, ऐसा आप मान लो, है ना। बाकी आप स्प्लिटिंग वगैरह आप सब सीख चुके हो, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब हम जान चुके हैं। बस एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं आपको ज़रा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अब मान लो ये फोर्स है जो 15 न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ से ये 53 डिग्री का, जहाँ से दिखा रखा है, बस आप यही मानते हुए चलना। हाँ, अब इस सिचुएशन में मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर ये फोर्स F है ना, तो इस फोर्स F की मैं कर सकता हूँ पैरेलल शिफ्टिंग इस तरीके से, और ये अभी भी कितने का रहेगा? 15 न्यूटन का ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब अगर ये 53 डिग्री है, तो 9 क्लास में आपने वो प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी होंगी एंगल्स की, तो बताओ अगर ये 53 है तो ये भी कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 53 डिग्री होगा। इसलिए कहते हैं 9th 10th में बच्चे कहते हैं ज्योमेट्री का क्या यूज़ है, ज्योमेट्री बहुत यूज़ की होती है बच्चों। तो अगर ये 53 डिग्री तो ये भी 53 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अब ऐसा बन गया है, तो ये क्वेश्चन तो अभी हम करके ही आ रखे हैं, है ना। तो ये फोर्स हो गया 15 न्यूटन। अब मैं इसको ज़रा फटाफट वेक्टर लिखना चाहूँगा, तो ये होगा इसका F cos थीटा, और ऊपर की तरफ को होगा इसका F sin थीटा। सही है ना। अब F cos थीटा कितना होगा? F हो गया 15 इंटू कॉस ऑफ एंगल 53 डिग्री। अब इसको ज़रा सॉल्व करके फटाफट लिख लो, तो 15 ऐसे ही रहा। अभी मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया था और आपको बताया था कि अगर ये एंगल 53 डिग्री हो तो ये होता है 4, ये होता है 3 और ये होता है 5। कैसे याद रखें? अगर देखो दो ही हैं, ये दो ही स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, दो ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक 53 का, एक 37 का। अगर 53 है तो सामने वाला 4, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा 5 रहेगी, तो बची भी हो गई 3। अगर ये 37, सामने वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। इसको बहुत आसान है इनको याद रखना, इनको याद रख भी लेना चाहिए। और दो ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रायंगल में सारी बातों को सीख लेना चाहिए। ऑब्वियस है 53 है तो फिर ये 37 रहा होगा। मैं एक बात को बहुत बार रिपीट करता हूँ, मेरी थोड़ी हैबिट सी है। अब यहाँ से मैं cos 53 डिग्री निकालना चाह रहा हूँ, तो ये होगा बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब 3/5। इसको सॉल्व करोगे ये 3 टाइम कटेगा और ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 9 के बराबर। देखो सही लिखा है, cos 53 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेनस मतलब 3/5। तो ये कितने के बराबर आया? 9 के बराबर आया। अब उसी तरीके से मैं निकालना चाहता हूँ F sin थीटा, इसका y कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ F sin थीटा। तो F sin थीटा कितना आएगा? तो F sin थीटा, ये बात हो रही है इसके y कंपोनेंट की। तो F तो हो गया आपका 15, और अगर थीटा को देखो तो थीटा बन रहा है 53 डिग्री। तो अगर थीटा 53 डिग्री है तो साइन 53 डिग्री होगा 4/5 के बराबर। तो ये बन गया 4/5, ये कटा 3 टाइम्स और ये वैल्यू आएगी 12 के बराबर है। सही है ना। अब अगर मैं इस सिचुएशन में कहूँ कि अगर आपको इस तरीके से एक फोर्स दिया हुआ था तो इसका इम्पैक्ट x में कितना हो, y में कितना है, तो शुरुआत हमने करी इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके, इस तरीके से इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। कर सकते हैं हम ऐसा। तो अगर यहाँ से 53 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से भी ये कितना बना रहा होगा? 53 डिग्री बना रहा होगा। अब इसका आखिरी पड़ाव, तो अगर ये फोर्स F है तो उसका वेक्टर नोटेशन बनेगा Fx। तो x में काम कर रहा है ये कितना? 9। तो यहाँ आया 9। अब क्योंकि x में काम कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये +9i कैप आएगा। फिर y में इसका इम्पैक्ट कितना है? तो बच्चों y में इसका इम्पैक्ट कितना आया था? 12 के बराबर। तो यहाँ आएगा +12j कैप, है ना। थोड़ी सी खिचड़ी टाइप की बन जाती है जब भी मैं पढ़ाता हूँ, पता नहीं क्या होता है, इधर के उधर, इधर का उधर कर देता हूँ। तो आप ज़रा संग रह के सीखोगे तो चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। तो दिस इज़ योर, जो कहाँ से कहाँ चीज़ें बन गई ना, सारा सब ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये बात हो रही है इसके x कंपोनेंट की और ये बात हो रही है इसके y कंपोनेंट की। तो x कंपोनेंट आया i और y कंपोनेंट आया 12।
वेक्टर लिखा गया 9i प्लस 12j के बराबर। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, 15 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक सिचुएशन मैं आपको और दिखाऊँ, अगली सिचुएशन, तब तक इसको नोट करें फिर आगे बढ़ें। आओ तो नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। एक सिचुएशन आपको ये मिलेगी, अगेन मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ग्राउंड एक्सेस पे। ये ग्राउंड एक्सेस है, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, और आपको कहता है कि इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ को फोर्स लग रहा है ऐसे करके, है ना। और ये जो फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन का है, और ये यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल आपको दे रखा है मान लो 30 डिग्री। मैं पूछूँ ये एंगल 30 डिग्री कहाँ से देखा, तो ये बना रहा है पॉजिटिव y एक्सेस से टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सेस की तरफ को बना रहा है एंगल कितना, 30 डिग्री। अब मैं इस वेक्टर, इस फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो फिर वही काम करेंगे, इस फोर्स का करते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या करते हैं इसका, पैरेलल शिफ्ट विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ 10 न्यूटन का है तो यहाँ भी ये कितना होगा, 10 न्यूटन का ही होगा। अब फिर वही 9th क्लास की ज्योमेट्री, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से समझना बात को, बहुत ध्यान से, यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखो कुछ बच्चों की हैबिट है, जहाँ एंगल दिखा है वहीं पे आपने कॉस ले लिया है। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 30 लिया है तो आप इसको कॉस ले सकते हो। और देखो अगर ये कॉस बनेगा तो उसका ये वाला कंपोनेंट है ना, जैसे ये फोर्स है तो ये फोर्स है और ये एंगल थीटा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ले लें कॉस और उसके परपेंडिकुलर पे ले लें साइन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये इम्पैक्ट आ जाएगा इसका एफ साइन थीटा। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सोचने का। एक तरीका बच्चों और है इसको सोचने का, क्योंकि मिलेगा तो आपको एक्स वाई ना, तो स्टडी जो फिजिक्स की ज़्यादातर होती है वो एक्स वाई या प्लेन में ही स्टडी होती है, मतलब एक्स वाई एक्सेस में ही ज़्यादातर बातें होती हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सोचने का एक तरीका ये भी है कि मैं इस 30 को छोड़ूं और इस वाले एंगल पे आ जाऊं। बताओ अगर ये 30 है तो ऑब्वियस है ये बचा हुआ एंगल कितना रहा होगा, हाँ 60 डिग्री रहा होगा। क्लियर हुआ ना। अब आप यहाँ से भी सोच सकते हो, मैंने ना रिजल्ट जो आएगा, एंड रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, मतलब जो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो अब अगर मेरे पास दो चॉइस हो गई, या तो मैं यहाँ से सोच सकता हूँ चीज़ों को, या मैं चीज़ों को यहाँ से सोच सकता हूँ। तो एक बार पहले यहाँ से सोचते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से सोचेंगे और देखेंगे दोनों रिजल्ट में कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ़र्क आया तो फिर भैया मैं गलत हूँ, फ़र्क नहीं आया तो फिर हम सब सही हैं। ठीक है, आओ इस 60 डिग्री पे आते हैं। तो बच्चों ये फोर्स है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ऑब्वियस है इस बार जहाँ से मैं एंगल देख रहा हूँ, जहाँ से मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस एंगल से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बनेगा आपका एफ कॉस थीटा, मतलब ये वाला बन जाएगा एफ कॉस थीटा। अब इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ को है, तो जिधर को फोर्स है उधर की तरफ को यहीं से बढ़ जाओ। जैसे ये 60 डिग्री एंगल, ये 10 न्यूटन फोर्स, तो इसका ये वाला कंपोनेंट अगर एफ एक्स या एफ कॉस थीटा हो गया तो फिर यहाँ से यहीं से म्यूचुअली परपेंडिकुलर चले जाओगे इधर की तरफ को, और तो ये बन जाएगा आपका कितना, हाँ कितना बन जाएगा, एफ साइन थीटा बन जाएगा। एफ एक्स और एफ वाई कहने की जरूरत ही नहीं है ना। इस तरीके से आप सोच सकते हो। अब थीटा, क्योंकि हम थीटा कौन सा लेते हुए चल रहे हैं, 60 डिग्री लेते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 और यहाँ भी आएगा 60, है ना। अब सवाल ये आता है कि इस फोर्स को लिखा कैसे जाएगा, तो ये फोर्स बनेगा आपका अगेन फिर वही काम, वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर फैक्टर लगाने पड़ेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। यहाँ आएगा वो वाला कंपोनेंट जो x में काम कर रहा है और यहाँ आएगा वो वाला कंपोनेंट जो y में काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें पहले ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। अब मैं साफ साफ लिखूँगा, यहाँ लिखते हैं f cos 60 और यहाँ लिखते हैं f sin 60 डिग्री। अब f कितना दे रखा है, f दे रखा है आपको 10 और cos 60 तो हमें पता ही है कितना होता है, 1/, इससे कटा ये आया 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये x डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू ये नहीं, ये तो पॉजिटिव ही आएगी। ये कहाँ काम कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा आई कैप। ये है आपका f साइन 60 डिग्री, तो ये आएगा 10 और साइन 60 होता है √3/2। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 5 न्यूटन के बराबर। अब ये कहाँ काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ को काम कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे
इसको वेक्टोरियल लिखता हूँ तो गलती से भी मुझे इसको अब प्लस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये नीचे की तरफ को काम कर रहा है, जे डायरेक्शन में है, लेकिन कहाँ है, नीचे की तरफ को काम कर रहा है। तो जब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो एफ एक्स तो हो गया इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वैल्यू आ गई आपकी 5 के बराबर, हाई नोट कर रहा है इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और यहाँ आएगा एफ वाई, अब क्योंकि एफ वाई वाला नीचे की तरफ को काम कर रहा है, तो आप कहीं गलती से प्लस मत लिख देना, क्या लिखोगे, -5√3 जे कैप के बराबर। ये आ गई बच्चों इसकी वेक्टर नोटेशन, है ना। तो पहले इसको नोट करें, फिर इसका ज़रा उल्ट काम करके देखते हैं, उल्ट काम। चलो अब बच्चों इसको इस एंगल से सोचते हैं, 30 डिग्री एंगल से सोचते हैं, है ना, जो दिया था उसके हिसाब से सोचते हैं। अब 60 का कोई काम नहीं, 60 को जरा हटा दो। अब मान लो ये आपको फोर्स दिया था 10 न्यूटन का, पॉजिटिव वाई एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस बना था 30 डिग्री एंगल। मैंने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी, ये अभी भी 10 न्यूटन का है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। अब 30 डिग्री के हिसाब से इसको सोचते हैं, तो 30 डिग्री के हिसाब से अगर सोचें, अब क्योंकि मैं 30 डिग्री के हिसाब से सोच रहा हूँ तो इसका मतलब ऑब्वियस है, ये होगा इसका एफ कॉस थीटा। अब ये अगर एफ कॉस थीटा है और फोर्स ये दे रखा था, तो मुझे इसी डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर चला जाना चाहिए और ये वाला बन जाएगा एफ साइन थीटा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो इस बार एफ कॉस थीटा कहाँ काम कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। अब जो कहते हैं कि एफ कॉस थीटा हमेशा एक्स में होता है, ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि एफ कॉस थीटा एक्स में ही काम करेगा या एफ साइन थीटा वाई में ही काम करेगा। तो एक्स और वाई कुछ नहीं है बच्चों, ये तो हमने डिसाइड कर रखे हैं, है ना। आप उल्टा कर लो, आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ एंगल है वहाँ एफ कॉस थीटा आएगा, ये फिक्स हो गया। और इसका परपेंडिकुलर जब गए तो ये एफ साइन थीटा बन गया। खैर मुद्दा ये है कि जो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू पिछले वाले केस में आएगी, क्या वही वाली वैल्यू आएगी, और उसके लिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एफ कॉस थीटा और यहाँ लिखते हैं एफ साइन थीटा। तो बच्चों एफ है आपका 10 और इस बार कॉस ऑफ एंगल है आपका 30। यहाँ आ जाऊँ तो ये है 10 और साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री। अब कॉस 30 हो गया आपका √3/2, सॉल्व किया तो ये आ गया 5√3 के बराबर। और यहाँ आएगा 10 इंटू साइन 60 हो गया। ओहो ओहो ओहो, जीवन में देखो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ अरे यार, cos 30 और cos 30 हो गया आपका √3/2 और यहाँ 60 लिखता है। बताओ यार, मतलब कैसी गंदी गंदी हरकतें हो जाती हैं मेरे सामने कभी कभी। साइन 30, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो दिल पे मेरे वो आ गया था एकदम सही, मेरी वो धड़कनें बढ़ गई थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, बताया कुछ और बच्चों को और हो कुछ और गया। ये अगर यहाँ 30 है तो ऑब्वियस है 30 डिग्री एंगल होगा, तो ये आएगा 1/2 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो ये 5 के बराबर आया। अब मुझे इसको वेक्टोरियल लिखना है यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है, ये है, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन तो वही है F साइन थीटा। तो F साइन थीटा आया कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका 5i कैप। अब अलोंग y डायरेक्शन देखो कितना है। अब y डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ को कितना है, तो इधर की तरफ को कितना है 5√3। लेकिन बच्चों ये क्योंकि ये नीचे की तरफ को काम कर रहा है, इधर की तरफ को नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तो -j कैप। ये आ गई इसकी वेक्टर नोटेशन। अब सच सच बताओ, कसम खा के बताओ ये रिजल्ट और पहला वाला रिजल्ट क्या दोनों अलग अलग हैं या सेम है। हाँ सेम आए ना, तो बस सेम है, आपको समझाना चाह रहा था। जहाँ थीटा हो, बस याद क्या रखना है, जहाँ थीटा वहाँ कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक्स है तो वहाँ कॉस ही आएगा, वाई है तो वहाँ साइन ही आएगा। ऐसा कोई कन्फर्मेशन, ऐसा कोई रूल नहीं बना है किसी किताब में, ठीक है। वहाँ अगर आपने कोई किताबी अगर देसी टाइप की किताब ले रखी तो वो बात अलग है, लेकिन एक्स पे कॉस आएगा, वाई पे साइन आएगा, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है। खैर एक ही बात को मैंने 6 बार बोल दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। बच्चों अगला क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बस इसको मेरे कहने पे, मेरे पे भरोसा करके मान ले, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपको ना इस बार एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, मान लो फोर्स दे रखा है, फोर्स वेक्टर दे रखा है कोई 10 न्यूटन का, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है मान लो 37 डिग्री का। दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है 5 न्यूटन का, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री। ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। एक काम करते हैं, एक वेक्टर और ले लेते हैं, और एक वेक्टर दे रखा है इस तरीके से आपको 5 न्यूटन का, है ना। ये पिक्चर आपको दिखाई गई है। बाकी एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, इसको x, इसको y लिख देते हैं, और ऐसा एज्यूम करते हैं
कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे इसको पी लिया हो गया है, पीले रंग का है ना, इस पे तुम कहते हो ना मैं एक ही चौक से क्यों लिखता हूँ, मेरे पास और भी चौक है। देखो मेरे पास पिंक कलर की चौक भी है, पिंक कलर की चौक को लिखने में ना ये देखो पिंक कलर भी है। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट पे, ये पिंकू पे 3 फोर्सेस लग रहा है, एक 10 न्यूटन का 37 डिग्री पे, एक 5 न्यूटन का इस एंगल पे, और एक 5 न्यूटन का और फोर्स यहाँ पे लग रहा है। और मुझे पता करना है ये जो पिंकू है ना, पिंकू पे फाइंड नेट फोर्स ऑन पिंकू, अभी पिंकू पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इसको हमें कैलकुलेट करना। अब देखो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को आपको मिलेगी और बहुत जल्दी भी समझने की कोशिश करना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए ये। अब देखो करोगे क्या, मैं एक काम करता हूँ, ये हमें पता लग ही गया है, इसको ना ग्राफिकली लिखते हैं पहले। देखो क्या होगा, इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। देखो 5 न्यूटन तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है 5 के साथ, अभी 5 दिख रहा है ना बच्चों, हाँ दिखल बा। अब इसके संग प्रॉब्लम नहीं है, बात करते हैं यहाँ से। अब अगर ये 10 न्यूटन है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बताओ कितना आएगा, हाँ 10 cos 37 डिग्री, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया 10 cos 37 डिग्री। तो मतलब ऊपर की तरफ को कितना आएगा, बिल्कुल सही सोचे हो आप, 10 sin 37 डिग्री के बराबर। ये 10 वाले फोर्स का काम हमने खत्म कर दिया, इसको एलिमिनेट करते हैं। अब आते हैं इस 5 वाले पे। इसी तरीके से इस 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट काम कर रहा होगा इधर की तरफ को, देखो ये थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा 5 cos 53 डिग्री। तो मैं इसको, अब क्योंकि यहाँ पे गंद बंद हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इस 5 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, 5 cos 53 डिग्री के बराबर। अब क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट 5 cos 53 डिग्री, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, 5 sin 53 डिग्री के बराबर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ गया इसका 5 sin 53 डिग्री। तो बच्चों इस वाले का बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम ये हमने बना दिया, इसको रिजॉल्व करके हमने ऐसे करके लिख दिया। अब इसको कैसे करके सोचा जाए, तो इसको ज़रा बीच में एक लाइन डाल देते हैं ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए ऐसे करके। अब आपको पता होगा ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, तो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस मान लेते हैं कुछ देर, और इसको वर्टिकल एक्सेस मान लेते हैं, और ये रहा हमारा लिटिल मास्टर पिंकू, ठीक है। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, देखो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रहे हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप काम ये करो कि आप नेट फोर्स निकालो ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितने लग रहे होंगे, जरा देखते हैं। देखो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट यहीं पे कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फिर प्लस माइनस की दिक्कत आ जाएगी आपको। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये 10 न्यूटन है तो 10 इंटू, अब cos 37 डिग्री आपने इतनी बार देख लिया है तो उम्मीद है आपको पता होगा cos 37 डिग्री कितना होता है, 4/5 के बराबर होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा कितने के बराबर, 8 न्यूटन के बराबर। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रा बोर्ड पे साफ़ सफाई चाहिए ना, मैं साफ़ सफाई का बहुत शौकीन हूँ। तो अभी जो cos 37 डिग्री आ रखा है, तो ये cos 37 डिग्री की वैल्यू आ रही है मेरे पास 8 न्यूटन के बराबर, 8 ही बोलूँगा अभी मैं इसको। तो ये हो गया 8 इधर की तरफ को, ठीक। बात करते हैं 5 cos 53 डिग्री की थी, तो 5 cos 53 डिग्री हमें पता है 5 cos 53 डिग्री, तो 5 ऐसे ही रहा। तो अगर 37 होता है कितने के बराबर, 4/5 के बराबर, तो 53 होता है कितने के बराबर, 3/5 के बराबर। अगर मैं सब कुछ ठीक लिखा है तो इससे ये कटा, तो ये वैल्यू आ गई कितने के बराबर, 3 के बराबर। मतलब इसका इधर की तरफ को इम्पैक्ट कितना है, 3 के बराबर। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। तो अब तक हमें क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि पिंको के ऊपर एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितने का है, 3 न्यूटन का है।
तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो 8 इधर को काम कर रहा है और 3 इधर को काम कर रहा है, तो जरा देखो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो 8 एक्स डायरेक्शन में और 3 वाई डायरेक्शन में। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितने के बराबर आएगा, 5 न्यूटन के बराबर आएगा। अब सवाल ये किधर की तरफ को लग रहा होगा, पॉजिटिव एक्स में लग रहा होगा नेगेटिव एक्स में, तो ये तो भैया सीधी सी बात है, एक बंदा इसको 8 से इधर की तरफ को खींच रहा है और 3 से इधर की तरफ को खींच रहा है। मतलब ऐसा सोचो ये एक ब्लॉक है, 8 का फोर्स इधर लग रहा है और 3 का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर की तरफ को जाएगा, जहाँ बड़ा फोर्स होगा, तो कहाँ लग रहा होगा, इधर की तरफ को लग रहा होगा। मतलब ये काम कर रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, कहाँ, इन पॉजिटिव आई डायरेक्शन। तो मैं इसको लिखूंगा प्लस आई कैप। चाहो तो न्यूटन वगैरह लिखना लिख दो, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है तो हम यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये पहला काम हमने कर लिया। अब आते हैं दूसरे काम पे, हम निकालते हैं इसका नेट फोर्स। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन की जरा बात करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं, 1 फोर्स नीचे लग रहा है। अब इनको इंडिविजुअली जरा फटाफट कैलकुलेट करके देखो कि ऊपर की तरफ को नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ को नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। जरा यहाँ देख लेते हैं। तो ऊपर काम कर रहा है एक 5 sin 37 डिग्री और काम कर रहा है 10 sin 37 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि 5 sin 37 कितना होता है और 10 sin 37 कितना होता है। इसको हटाते हैं, एक फोर्स लिखेंगे इसका। तो अगर मैं 53 डिग्री की बात करूं तो 53 डिग्री जो sin 53 डिग्री होता है, क्या है यार, 5 बार sin 53 डिग्री की वैल्यू ये होती है, ये 53 डिग्री है ना। तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। ये इसलिए बार बार लिखता हूँ ना, आपको नए नवेले बच्चे हैं भूल जाते हैं। तो ये कितना आएगा 4/5 के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई 4/5। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मेरे पास था 10 sin 53 डिग्री, तो ये आएगा 5 × 4/5। इसको सॉल्व किया तो ये आया 4। इसको हटाता हूँ मैं। देखो यार ये बार बार ना मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी नहीं पता लगता है बच्चों को। तो ऊपर की तरफ को ये वाला फोर्स आ गया कितने का, 4 का। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 ऐसे ही रहा, 10 sin 37 डिग्री, तो 10 ऐसे ही रहा। और मैं आपसे पूछूं sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 37 डिग्री आएगा कितने के बराबर, 3/5 के बराबर। तो ये हो गया 3/5। इसको सॉल्व करा तो ये वैल्यू आई कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो ऊपर रखो ये फोर्स कितना काम कर रहा है, 6। तो अब ऊपर वाले फोर्सेस कितने हो गए, 4 ये और 6 ये, और दोनों को मिला के बनेगा 10। मतलब ऊपर को फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और नीचे फोर्स आपको दिख ही रहा है 5 न्यूटन का। इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सेस पे काम कर रहा है। तो मैं पूछूं नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा, तो ऊपर काम कर रहा है 10 का, नीचे काम कर रहा है 5 का। तो रिजल्ट क्या आया, 5 न्यूटन। कहाँ, ऊपर की तरफ, क्योंकि बड़ा फोर्स ये है, छोटा फोर्स ये है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ को लगेगा। ऊपर लग रहा तो क्या लिखेंगे इसको हम, पॉजिटिव जे कैप। सही है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब अभी तक की स्थिति, अभी नेट फोर्स नहीं आ रखा है, नेट फोर्स निकालना है हमें। अब नेट फोर्स के लिए हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा फाइनल टच देते हैं। तो अभी तक की स्थिति में अगर आप देखो, पूरा ही मिटाओ यार, हमारे पास 2 फोर्सेस आ चुके हैं, एक आई डायरेक्शन में और एक जे डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो 5 काम कर रहा है आई डायरेक्शन में, दिस इज योर 5 अलोंग आई डायरेक्शन एंड दिस इज योर 5 अलोंग जे डायरेक्शन। हालांकि मुझे आई और जे यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करने चाहिए, है ना, ये बस बोल रहा था, मैं बोलते बोलते कर दिया। तो 5 हो गया एक्स डायरेक्शन में और 5 भी हो गया वाई डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछूं इसका नेट इम्पैक्ट कहाँ होगा, तो नेट इम्पैक्ट बच्चों इसका कुछ ऐसे रहा होगा। अब इसका नेट इम्पैक्ट हमें पता करना है या इसका नेट फोर्स हमें पता करना है। तो नेट फोर्स कुछ नहीं है, पहले इसको जरा लिख देते हैं सही से। तो इसको जो फोर्स लग रहा है, मतलब इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं, हम लिख सकते हैं 5i + 5j के बराबर। मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू कितनी आएगी, या इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, या इसका नेट फोर्स कितना आएगा। तो उसके लिए फिर वही काम, इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये 25 ये 25, या फिर ऐसे करके लिख दो 5 का स्क्वायर कॉमन लिया, रूट से बाहर आया 5।
तो बचेगा कितना 5√2 न्यूटन के बराबर, है ना। अब अगला पार्ट, क्योंकि आपसे नेट फोर्स पूछा हुआ है और फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मतलब ये वो फोर्स लग रहा है, जो फाइनली जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 5√2 के बराबर। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसका डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, तो भैया ये होगा इसका डायरेक्शन। मान लो मैं अगर यहाँ से सोच रहा हूँ तो ये एंगल जो भी होगा वही इसका डायरेक्शन बनेगा। अब ये एंगल कितना होगा ये पता कर लेते हैं। अब पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? आपको याद होगा मैंने आपको वेक्टर एडिशन में एक बात बताया था कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो जो उनका नेट जाता है, जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उन दो वेक्टर्स के एंगल्स का बाइसेक्टर होता है। मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो इन दो वेक्टर्स का बाइसेक्टर होगा। मतलब इसका मतलब ये एंगल कंफर्म्ड है, कितना रहा होगा 45 डिग्री रहा होगा। सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो हाँ कर दो। बताओ यहाँ से अगर मैं tan 45 निकालूँ, tan 45 पहले लिख दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर कितना है 5 ओवर बेस भी कितना है 5 से 5 कटा तो tan थीटा का वैल्यू आया 1। और ये दुनिया जानती है कि अगर tan थीटा 1 होता है तो थीटा कितना रहा होता है, हाँ 45 डिग्री रहा होता है। क्लियर है ना। तो खैर इतना करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड पे दिखते हैं तो जो भी इनका नेट आएगा या रिजल्टेंट आएगा वो उन दो एंगल का बाइसेक्टर रहा होगा या फिर सेंटर्ड रहा होगा। तो ऑब्वियस है कितने का बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन पे जाता हूँ बच्चों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों। फिजिक्स में ना जब आप NLM पढ़ोगे ना, NLM वर्क पावर एनर्जी, वहाँ पे एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बच्चों ये होता है एक इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन कुछ नहीं है, इस तरीके से आपने इसको ऐसे करके रखा हुआ है। ये इस टाइप का प्लेन है, मतलब जो झूला वूला नहीं होता, स्लाइड्स होती थी ना, उस टाइप का ये इंक्लाइन प्लेन है। इस बार अभी तक ऐसे दिखाया था, अब ये इंक्लाइन प्लेन मैंने आपको दिखा दिया। और ये एंगल मान लो कितने का है, थीटा का। जरा ध्यान से देखना बच्चों। और ये मान लो वो ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस इंक्लाइन प्लेन पे है। तो बच्चों इस सिचुएशन में ना सबसे पहला काम जो होता है, चलो मुझे करना क्या है ना, मुझे ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है जिसका कुछ मास वास है, तो ये सेंटर की तरफ को, अर्थ के सेंटर की तरफ को ना, जैसे ये ग्राउंड मान लिया और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया। मतलब ये ऊपर की तरफ को इतना उठा हुआ है। तो जब ये नीचे की तरफ को जो ये फोर्स लगाएगा उसको हम बोलते हैं वेट, है ना। वेट जो अर्थ के हमेशा सेंटर की तरफ को लगता है और ये कितने के बराबर होता है, इसका मास, और अगर आप अर्थ पे हो तो इंटू जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इस बॉडी के ऊपर हमेशा सेंटर की तरफ को इतना फोर्स काम कर ही रहा होगा, है ना। ये मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पे भी लग रहा है, आप जहाँ बैठे हुए हैं या फिर बैठ के या खड़े होके या उड़ के, जैसे भी आप जहाँ पे भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप पे भी इतना फोर्स हमेशा लग ही रहा होगा। आपने 9th में शायद पढ़ा भी होगा ये। खैर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, अच्छा m क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास है। हाँ खैर आप mg को छोड़ दो, mg के बारे में तो तब बात होगी जब हम NLM पढ़ेंगे, वहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होंगी, बहुत बढ़िया बातें होंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मुद्दा क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए मुद्दा ये है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम किस तरीके से इस वेट के कंपोनेंट करेंगे। सबसे पहली बात, वेट के कंपोनेंट करेंगे क्यों, ये है बच्चों। मैं वेट के कंपोनेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ इस बार मेरा ये हो गया एक्स एक्सिस। तेरा ध्यान से देखना, मैं वेट के कंपोनेंट करने क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी है भी या नहीं है। तो ज़रूरी बच्चों तब होंगे जब मैं इस इंक्लाइन प्लेन को अपना ग्राउंड फ्रेम मान लूँगा या अपना प्लेन मान लूँगा या अपना एक्स एक्सिस को मैं मान लूँगा। तो अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मानते हुए अपनी कैलकुलेशन करता हूँ तो उस सिचुएशन में मुझे इस W के क्या करने पड़ेंगे या इस वेट के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अब अगर मैं इसको x मान लेता, इसको y मान लेता, तो फिर मुझे इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है। अब ये ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ को एक फोर्स लगाएगा जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, है ना। तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ को एक फोर्स लगाया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, W बोल रहे हैं। अब मैं इस W के कंपोनेंट जानना चाहता हूँ अलोंग x एंड अलोंग y। अब अलोंग x एंड अलोंग y इसके कंपोनेंट होंगे क्यों, वो तब होंगे जब इस इंक्लाइन प्लेन को x मान लिया जाए और इसके परपेंडिकुलर को y मान लिया जाए। तो उस सिचुएशन में हमें इसके कंपोनेंट करने होते हैं। तो मान लेते हैं कि भैया हाँ, ये कभी सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमें इसको x मानना पड़ेगा और इसको हमें
y मानना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हम इसको इसके कंपोनेंट में किस तरीके से स्प्लिट करेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मानना है कि ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। अब ध्यान से देखना बच्चों, देखो ये एंगल थीटा है और जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से ये वाला एंगल कितना रहा होगा, ऑब्वियस है 90 रहा होगा। तो मतलब अगर ये थीटा, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं थीटा बोला और ये 90 है। तो बताओ अगर ये थीटा ये 90 तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, भाई तीनों का एंगल 180 डिग्री होता है नहीं होता है, तो ये 90 ये थीटा, तो बताओ बचा हुआ एंगल कितना बचेगा। हाँ बिल्कुल सही समझ में आ गया आपके, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा, तीनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, आ ही रहा होगा। तो ये थीटा ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज योर 90 माइनस थीटा, है ना, दिस इज योर 90 माइनस थीटा। अब अगर ये W है और ये y है, ये x है और ये वाला एंगल मैं आपसे 90 माइनस थीटा कह रहा हूँ, तो बताओ ये पूरा एंगल 90 होगा और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बताओ बचा हुआ एंगल कितना आएगा, सही कितना आएगा, थीटा आएगा। तो बच्चों पहले थीटा को पकड़ना बहुत जरूरी था। तो अगर ये थीटा, तो इसको याद रख लो, अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल फिर बनता है थीटा, बस बाकी बातें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये W है तो ये चीज़ कितनी आएगी, W cos थीटा आएगी। तो इसका मतलब जो ये चीज़ आएगी, ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका, ये कितना आएगा, W sin थीटा के बराबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत जगह देखने को मिलेगा, जब मैं आपको NLM पढ़ाऊंगा बहुत जगह देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा जो नए नए बच्चे 11th में गए होते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लगता है। तो बहुत सिंपल है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा बनेगा तो ये बनेगा W cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा W sin थीटा। अब आप एक बात सोचो, मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है किसी इंक्लाइन प्लेन में, आप फर्ज कर लो, आप ऐसा सोच लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एक झूला टाइप का है, बचपन में जिसको आप झूला करते थे, है ना, ऐसे नहीं होता था, यहाँ बैठते थे, यहाँ गिर के यहाँ नीचे की तरफ को आते थे, अक्सर मुझे यहाँ पे आके चोट लगती थी। तो मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अब मैं आपसे एक सवाल अगर रखूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस इंक्लाइन प्लेन में जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये किस फोर्स से नीचे की तरफ को आएगा। तो बच्चों ये किस फोर्स से नीचे की तरफ को आएगा, W sin थीटा फोर्स से नीचे की तरफ को आएगा। हो गया आपका होम असाइनमेंट खत्म, ठीक है। तो खैर ये एक और स्प्लिटिंग थी जो मुझे आपको सिखानी थी। अब बच्चों आज की क्लास में जो हमने रिजल्ट्स ऑफ वेक्टर बात कर रखी है, ये सिर्फ 2D में बात कर रखी है। किस में बात करी है, 2D में। फिजिक्स में हम ज़्यादातर 2D ही पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 आएगा, वहाँ हम 3D के ऊपर या वेक्टर का रिजोल्यूशन इन 3D भी देखेंगे। ये क्यों देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पढ़ने होते हैं डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो ये लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। ये होता है प्लेन, वो होता है स्पेस, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।